नमस्कार, देश की बात में हाजिर और पहले बात उत्तर प्रदेश के बजट की, जिसे इस राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जो वहां के हैं सुरेश खन्ना ने करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में बेरोजगारी दर 14.4% से घटकर 4.2% रह गई है। गन्ना उत्पादन में वृद्धि, 46 लाख गन्ना किसानों का बकाया, 16 घरेलू एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोरखपुर और वाराणसी से मेट्रो के लिए 100 करोड़, ऐसी कई बातें कहीं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी का विजन है यूपी को 5 सालों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत के लिए डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने का फैसला लिया गया है और पिछले 1 साल में कोई नया कर भी नहीं लगाया है। तो सवाल ये है, क्या उत्तर प्रदेश का बजट चुनावी बजट है? 2024 से पहले क्या सबसे ज्यादा सीटें देने वाले इस राज्य के लिए लोक लुभावन योजनाओं सामने रखी गई हैं? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज से जो उत्तर प्रदेश से जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है उस पर नजर डालते हैं। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। शेरो शायरी के साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। यूपी सरकार के इस बजट में मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की गई है। इस बजट में प्रदेश के छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झांसी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के उद्देश्य के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। किसान की दुर्घटना में मौत होने पर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जन्म से विकलांग बालिकाओं को 18 साल तक की अवधि तक 50,000 रुपए की FD कराई जाएगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। होली से पहले साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर देने की भी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। विपक्ष ने योगी सरकार के बजट को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि कई योजनाएं समाजवादी सरकार के जमाने से चल रही हैं। ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी। यूपी में सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं आज के दौर में। पहली समस्या है आवारा पशुओं की। किसान परेशान है, खेत चर जाते हैं, उसके लिए बजट आवंटित किया गया है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार की। उसके लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यूपी सरकार को उम्मीद है कि जो अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है उससे तमाम रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। अनुभव चक, नेता BJP, और घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों को नमस्कार। अनुभव चक, मेरा पहला सवाल आप ही से है। जो ये इतनी तमाम लोक लुभावन ये योजनाएं आज रखी गई हैं बजट में, ऐसा लग रहा है चुनावों की तैयारी है 2024 की। देखिए निधि जी, जो आज उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी लोगों के विकास के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो आज बजट पेश करा गया है, इसको लोक लुभावना नहीं बल्कि जनता के विकासोन्मुख, चतुर्मुख विकासोन्मुख बजट कहा जाए तो बेहतर है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके विकास के लिए, जिसकी भलाई की कल्पना इस बजट में नहीं करी गई है। और यही कारण है विपक्ष भले ही इस बजट को लोक लुभावना बता रहा हो या ऐसे ही बता रहा हो, लेकिन जनता बहुत खुश है और जनता को इसका जो सुख वाला परिणाम है,
सुखद परिणाम है वो भी जल्द ही देखने को मिलेगा। तो इसमें परिकल्पना करी गई है, उसको जमीन पर उतरते जनता जल्दी ही देखेगी। हाँ, तो जमीन पर उतरते जल्दी देखेगी, यही एक गूढ़ सवाल बन जाता है। घनश्याम तिवारी, आलोचना करना विपक्ष का हक है, लेकिन क्या समस्याएं आपको लगती हैं जो सामने आने वाली हैं? नमस्कार निधि जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें प्रमुख हैं। पहले तो अगर बजट का आधार ही झूठ रख दिया जाए तो बजट का आकार मायने नहीं रखता। जब योगी सरकार ये कहती है कि पिछले 5 सालों में इन्होंने उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम डबल कर दिया या उसका जीएसटी भी डबल कर दिया, तो ये जो कह रहे हैं उसे आरबीआई की रिपोर्ट, आरबीआई हर साल स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे जारी करती है, जिसमें वो साल दर साल उत्तर प्रदेश में जीएसडीपी क्या है और किसी भी राज्य में क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, वो जारी करती है। उसको जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो ग्रोथ रेट ये दावा कर रहे हैं उसका 1/3 ग्रोथ रेट भी नहीं है। इस आधार पर अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो आदित्यनाथ जी ही नहीं, मोदी जी नहीं, सारे लोग इस रफ्तार से चलेंगे तो 100 साल लगेंगे उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में। तो इनके पास रफ्तार का जो मानक है वो गलत है। दूसरी बात कि बजट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले बार का अनुमान था उससे कम राजस्व की प्राप्ति। अगर मैं आपको रोकूं, आपने $1 ट्रिलियन की बात की, अनुभव चक, ये कहा जा रहा है कि अगर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी भी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 5 गुना बढ़ाना होगा। मौजूदा 5.6 लाख करोड़ से 27.6 लाख करोड़ करना होगा। कृषि को अपना योगदान मौजूदा 4.7 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11.8 लाख करोड़ करना होगा। 2.5 गुना वृद्धि करनी होगी, जबकि सेवाओं को अपना मूल्य 10.3 रुपए से बढ़ाकर 40 लाख करोड़ करने की 4 गुना वृद्धि करनी होगी। तो ये सब वाकई में संभव हो पाएगा? क्योंकि एक मैं जो देख रही थी, जो हमारे नीति आयोग का ही MPI पॉवर्टी इंडेक्स होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें उत्तर प्रदेश देश में नीचे से 3रे नंबर पर है। पहले बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश फिर आता है उनसे ऊपर। तो स्थिति तो जमीन पर ठीक नहीं है। देखिए, स्थिति ठीक नहीं है, और जो स्थिति ठीक नहीं थी उसी को ठीक करने के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करके योगी जी को सत्ता सौंपी। और योगी जी के कुशल नेतृत्व में जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर काम करे जा रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी गई है, आज उसी का सुखद परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में बाहर से निवेश बड़ी संख्या में आ रहा है और वो हम सभी देख रहे हैं। दूसरी बात, पहले जो विकास के लिए 1 रुपया खर्च की बात करी जाती थी, सभी जानते किस तरीके से 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे उस जमीनी हकीकत में पहुंचता था, जमीन में विकास के लिए पहुंचता था। आज वो बीच की जो लूट तंत्र था, जो लूट खसोट करने वाले लोग थे, उन पर लगाम कस दी गई। इसलिए जो 1 रुपया ऊपर से चलता है वो नीचे भी 1 रुपया जमीन पर उतरता है और पूरा का वो रुपया जो है विकास कार्यों में लगाया जाता है। ठीक है, कहीं अगर कुछ कमियां रह भी जा रही हैं तो अभी 5 साल हुआ है, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और जो गड्ढे थे उनको भर कर अब बिल्डिंग निर्माण का काम शुरू हो गया है और वो विकास उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई दे रहा है। जो विरोधी दल हैं उनको भले ही अपने सत्ता प्राप्ति या जो उनके अपनी नीतियां हैं, राजनीतिक मोह है, लोभ है, उनकी वजह से उनको ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनमानस इस बजट से बहुत खुश है और जो पिछले 6 साल थे उस पर भी बहुत खुश थी। इसीलिए लगातार योगी इसमें क्या दावा किया गया है, रोजगार को किस तरह से, रोजगार का, बेरोजगारी का प्रतिशत यहाँ पे सिर्फ 4-4.5% ही रह गया है, जबकि देश में तो 7-7.5% से ज्यादा है। तो ये कैसे किया गया और किस तरह से, क्योंकि आपने किस तरह से रोजगार बढ़ाएंगे उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रोजगार किस तरीके से बढ़ेंगे, एक तो सरकारी नौकरियां होती, उसके अलावा जो स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन है, किसान लोन है, इस तरीके की व्यवस्था करी गई है, उनको भी कहीं ना कहीं अब रोजगार का ही जरिया मानिए। किस तरीके से लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, बैंक मैनेजर हों और जो सरकारी कंपनियां और सरकारी नीतियों हों, उनके द्वारा किस तरीके से आम लोगों को बुला कर उनको ऋण दिया जा रहा है। जो पहले छोटा व्यापारी था, जो ठेला लगाता था, मजदूरी करता था, वो सूदखोरों के यहाँ से जाके सूद पे, ब्याज पे पैसा लेता था, उनको बैंक के द्वारा मुद्रा लोन दिया जा रहा है और वो स्वरोजगार से सृजित हो रहे हैं। और वो स्वरोजगार सृजित होकर ना सिर्फ स्वयं वो अपना
रोजी रोटी की व्यवस्था कर पा रहा है, बल्कि उसमें और लोगों को भी रोजगार देने लायक बन रहा है। ये एक बड़ी परिकल्पना है मोदी जी की, जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत लाभ हो रहा है। अब घनश्याम तिवारी, क्या जो मैसेजिंग है वो इसमें बिल्कुल सही है? जब कहा जा रहा है कि भाई वैट घटाएंगे डीजल पर, पेट्रोल पर, एक साल में कोई कर नहीं बढ़ाया गया है, तो जो ये मैसेजिंग है वो इस बजट में सही है, भले ही जमीन पे कुछ हो, लेकिन एक जो ऊपर से दिख रहा है वो अपने आप में अहम है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी हवाई सरकार है, ऊपर से मैसेजिंग हमेशा जनता के टैक्स पेयर के हजारों करोड़ खर्च करके अखबारों में, सड़क चौराहे पर अपनी तस्वीर लगा करके मैसेजिंग सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महंगाई हो या बेरोजगारी हो या उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से दीक्षित परिवार पर, जब इन्होंने कहा कि 1 रुपया चलता है तो इतना रुपया पहुंचता है, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी, जब मुख्यमंत्री जी का एक अत्याचारी सोच जो बुलडोजर के रूप में दिखाई देती है, वो लखनऊ से चलती है, तो किसी गरीब परिवार को अपनी माँ बेटी को गंवाना पड़ता है, पुलिस प्रशासन का अत्याचार दिखाई देता है। जहां तक बजट की बात करेंगे, बजट के शुरुआती पन्ने में लिखा हुआ है कि जो अनुमानित प्राप्ति है सरकार को पिछले साल, वो लगभग 60,000 करोड़ कम प्राप्ति हुई है। तो अगर कोई भी आपका दर्शक अगर बजट को पढ़े और इस बात से अगर वो मान जाए कि जैसे इन्होंने कहा कि 4% बेरोजगारी रह गई, इसका मतलब आपके जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें ये मानना चाहिए कि आदित्यनाथ जी की सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 25 में से 24 युवा जो है उनके पास रोजगार है, 1 बेरोजगार है। इस बार की इंडिया टुडे जो पत्रिका प्रकाशित होती है वो बताती है कि देश भर में पिछले 1 साल के अनुभव के हिसाब से लगभग आधे युवा जो 18 से 24 वर्ष के उम्र के हैं वो बेरोजगार हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की सच्चाई कि ये मान के बैठे हैं कि आप बेरोजगार नहीं हैं, ये मान के बैठे हैं कि आप महंगाई का दर्द नहीं झेल रहे हैं, ये मान के बैठे हैं कि वो जो बुलडोजर चलेगा, आपका घर गिरेगा, उसमें आपके परिवार के लोग अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो वो जो हत्या है वो सरकार का कार्यक्रम है। इसे भारतीय जनता पार्टी अपने उपलब्धि के रूप में दिखाएगी। अगर बजट में जरा भी सच्चाई होती तो 3 बातें अहम होती। ये बताते कि $1 ट्रिलियन कैसे की इकोनॉमी के लिए कौन से स्कीम्स हैं, ये बताते कि बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या स्कीम्स हैं, और ये बताते कि अगर वाकई उत्तर प्रदेश में 32 लाख करोड़ का या 35 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है तो उससे सरकार का राजस्व कितना बढ़ने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 साल से कह रहे हैं कि सारे उद्योगपति उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन सरकार की जो प्राप्ति है वो पिछले अनुमानित से घट रही है, 1-2 रुपए नहीं, 60,000 करोड़ घट रही है। तो ये झूठ की भी एक सीमा होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये कहना, लेकिन जो किसानों के लिए अगर दुर्घटना में मौत पर 5 लाख का जो प्रावधान है, या विकलांग बालिकाओं के लिए जो जिस तरह से आवंटन रखा गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए जो रखा गया, उससे अपने आप में जो संदेश है और वाकई में किसान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। आप दोनों जुड़े और ज़मीन पर वाकई में कितना असर होता है इस बजट का, और इस 1 साल में क्या इसका असर होगा, वो देखने लायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली को आज जो मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। आपको बता दें, शैली ओबरॉय ने जीता है दिल्ली मेयर का चुनाव, और आली मोहम्मद जो हैं वो डिप्टी मेयर का पद का चुनाव वो जीत गए हैं। शैली ओबरॉय ने 266 वोटों में माफ कीजिएगा 150 वोट उनको हासिल हुए। 34 वोटों से उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया है। रेखा गुप्ता को 116 वोट ही मिले। आज का चयन मेयर पद के लिए 3 असफल कोशिशों के बाद हो पाया है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी में जीत के बाद मेयर चुनाव के दौरान हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पा रहा था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि अच्छा नहीं लगता कि देश की राजधानी में एक मेयर के पद के लिए दखल देना पड़ रहा है। बहरहाल आज आम आदमी पार्टी के लिए जीत का दिन रहा है। तो हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने बात की है शैली ओबरॉय से, आइए सुनते हैं। शुरू में ऐसा लगा था कि आप निर्विरोध ही जीत जाएंगी। शुरू में बीजेपी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही थी, फिर उसके बाद ये हुआ कि मुकाबला होगा, फिर होते होते 3 बैठकें हो गई और इतना लंबा समय लग गया। क्या कहेंगे, आज आखिरकार हो गया है चुनाव?
जी देखिए, 3 बार जो सदन में हुआ सबने देख लिया, दिल्ली की जनता ने देख लिया कैसे भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब और साथ में जो पीठासीन अधिकारी हैं गैर कानूनी तरीके से और असंवैधानिक तरीके से सदन को चलाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष तरीके से निर्णय दिया और आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिनकी वजह से आज शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और दिल्ली को मेयर मिला और डिप्टी मेयर मिला। 2 महीने का ही समय है आपके पास काम करने के लिए। कुछ इस बारे में बात हुई है कि दोबारा भी जब टेन्योर होगा तो आप ही को दोबारा खड़ा करेंगे ताकि आपको काम करने का समय तो मिले, क्योंकि आप तो पहली बार की पार्षद हैं, पहली बार में आप मेयर बन गई तो अभी उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। जी देखिए, हमारे लिए तो एक एक दिन 24/7 हम लोगों को दिल्ली की जनता के लिए काम करना है, वो टर्म 2 महीने का हो या जितने भी समय का हो। तो एक एक दिन हम सब मिलके 24 घंटे 7 दिन मतलब अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम केजरीवाल वी आर गोइंग टू वर्क। हम लोग मिलजुल कर जो दिल्ली की जनता को जो हमने सपना दिखाया है हम उस पर काम करेंगे और जल्द से जल्द जो पिछले 2.5 महीने में जो दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। बीजेपी के पास 3 वोट जो है वो एक्स्ट्रा चले गए हैं, वो कहीं से उन्होंने इंतजाम किया है, तो आपको लग रहा है चिंता का विषय, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के भी चुनाव होने हैं और उसमें अगर 3 वोट उनके पास आ जा रहे हैं तो वो तो तीनों ही उम्मीदवार उनके जीत जाएंगे फिर। जी देखिए, डिप्टी मेयर का अगर मैं बात करूं, जो चुनाव मैंने कराया उसमें इनवैलिड वोटिंग थी, स्टैंप ऊपर नीचे लगी हुई थी और मेयर के जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर सत्या शर्मा ने कराया, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे सीनियर्स के साथ। तो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव तो हो गए, अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। असल सरकार यही होती है। कुल 6 सीटों पर चुनाव होने हैं। आपने 4 और बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे। बीजेपी के लिए अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताना मुश्किल है, उसके पास 3 वोट कम है। क्या वो ये 3 वोट जुटा पाएगी और उसके बाद क्या सूरत बनेगी, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद, तो आप किस तरह से देख रहे हैं जो अब इन लोगों का चुनाव होना है और आपने खुद शैली से पूछा किस तरह से बीजेपी खुद उन्होंने निर्विरोध चुना जाना था लेकिन बीजेपी की उनको 116 वोट मिल गए, कैसे समझाएंगे अब आगे की जो रस्साकशी होगी? देखिए निधि, स्टैंडिंग कमेटी के लिए भी चुनाव चल ही रहे हैं, वोटिंग चल रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, तब तक मैं दर्शकों को सारी चीज़ समझाता हूं कि असल में ये है कि सरकार एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी होती है। कुल सीटें हैं जिनके लिए चुनाव होना है वो हैं 6 और 4 सीटों पे आम आदमी ने उतारे हैं उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी ने, और 3 पर बीजेपी ने, यानी कि कुल 7 उम्मीदवार हैं। यानी कि दोनों पार्टियों में से किसी एक का उम्मीदवार आज पक्का हारेगा। आम आदमी पार्टी की 3 सीट जीतना तय है, चौथी के लिए फाइट है। बीजेपी की 2 सीट जीतना तय है, तीसरे के लिए फाइट है। लेकिन गणित जो है वो कुछ इस तरह का बैठा है कि बीजेपी तीसरी सीट जीतने के ज्यादा करीब थी, बजाय इसके कि आम आदमी पार्टी चौथी सीट जीतने से दूर है। तो आम आदमी पार्टी को 10 वोट चाहिए थे अपनी चौथी सीट जीतने के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस के, लेकिन बीजेपी को 3 वोट चाहिए थे अब आज से पहले तक, ताकि वो अपना तीसरा कैंडिडेट जिताकर ले जाए। लेकिन जो अभी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए उसमें ये दिखाई दिया कि बीजेपी के पास अपनी तय संख्या से 3 वोट ज्यादा आ गए हैं। तो अगर यही आंकड़ा रहता है कि 3 और बीजेपी ने अरेंज कर लिए हैं तो यह तय है कि बीजेपी अपने तीनों उम्मीदवार जिता के ले जाएगी और आम आदमी पार्टी का चौथा उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा। और ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी की जीत में एक जो है खलल पड़ जाएगा, भंग पड़ जाएगा, क्योंकि असली सरकार तो स्टैंडिंग कमेटी होती है और इसमें पब्लिक में मैसेज ये है कि सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है, वही चुनाव जीती है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में दोनों ही पार्टियों के 3-3 सदस्य जब हो जाएंगे तो फिर काम करना जो है उतना आसान नहीं हो जाएगा। दोनों ही अगर बराबर आ गए तो फिर कोई भी प्रस्ताव जो है वो वहाँ से निकाल कर सदन में लाना और काम करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए असली चुनाव जो है पूरी इस चुनाव का अब हो रहा है। निधि, बिल्कुल शरद, तो इस बात पर भी नजर रहेगी कि स्टैंडिंग कमेटी में कैसे चुनावी नतीजे आते हैं। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात अब कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आएगी। 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन बीजेपी को हराएगा और 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व की जो सरकार, लोकतंत्र को बचाने के लिए देश में विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना जरूरी है। विपक्षी दलों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, उन्होंने ये कहा है। और उनका ये कहना है कि तब बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा और दूसरे दलों के साथ हम बहुमत हासिल करेंगे और इस तरह से चाहे तो उनका ये कहना है कि पूरी तरह से मात देंगे बीजेपी को। आइए सुनते हैं उनको। In 2024,
The alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. तो एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है, दूसरी तरफ मेघालय विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर जोरदार हमले बोल रहे हैं। I was in Congress, but they have expelled us from the party because we are fighting the battle. We are fighting the battle against Shauntabaran. We are fighting the battle against BJP like anything. You also know the history of the TMC. You know the violence that takes place in Bengal. You know the scams, the Sharda scams that have taken place. So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. तो ये चुनावी प्रचार चल रहा है उत्तर पूर्व में, और देश की बात में आगे हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश, वहाँ की बात करेंगे। वहाँ पटवारी की पोस्ट के लिए पीएचडी एमडीए के छात्र दे रहे हैं आवेदन। 6000 से पदों के लिए करीब 12 लाख आवेदन। एक खास रिपोर्ट दिखाई। देश की बात में बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। राज्य में 6000 पदों के लिए 12 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है, जिनमें इंजीनियरिंग, एमबीए, पीएचडी डिग्रीधारी भी हैं। यानी एक पद के लिए करीब 200 उम्मीदवार मुकाबला करेंगे। चुनावी साल है तो भर्ती हो रही है, लेकिन 5 साल पहले निकली पटवारी भर्ती में शामिल उम्मीदवारों का कहना है कि पिछली भर्ती में निकाले गए सभी 9235 पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई। भोपाल के सिविल सर्विस क्लब में 200 बच्चों का बैच है। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो कोई पीएससी की। कई उम्मीदवार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी सालों से कर रहे हैं। वाले द्वारा हाथ खड़ा करो। सब दे रहे हो ना? नहीं इतना ही बस। अच्छा अजहर तुमने क्या किया? करे भी तो क्या, कई सालों से पीएससी तक में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। 2 3 4 अच्छा, और मास्टर्स में भी क्या है भाई तुम्हारा? एनवायरमेंट साइंस। पीछे तुम्हारा एमए इकोनॉमिक्स। प्रवीण इंजीनियरिंग कर चुके हैं, 29 साल के हो गए हैं। सामने पटवारी की परीक्षा है, सो उसका भी फॉर्म भर दिया है। 4 साल में इकट्ठी वैकेंसी निकालने से अच्छा यदि वो इसी वैकेंसी को बीच में निकाल देते 3-4 बार, तो बहुत सारे लोग जो ओवर एज हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती, वो भी तैयारी करते और उनको कहीं ना कहीं एक लाइफ में कुछ अचीव कर पाते वो भी। पटवारी के लिए योग्यता ग्रेजुएट है, लेकिन प्रवीण जैसे कई पढ़े लिखे बेरोजगार उम्मीदवार भी हैं। कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो पीजी करके भी पटवारी बनने की कतार में हैं। एज भी मतलब 2 साल वो हो गया, मेरा एमएससी हो गया तो। अच्छा। और मतलब अभी लग भी रहा है कि मतलब अभी जो भी वैकेंसी आए उसी में मतलब घर वाले भी कोई दबाव रहता जी है कि बहुत नौकरी कर रहा प्रेशर है जी सर। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है हमारे देश में कि हमें ये लगता है, हमें यूथ में बेसिकली यही लगता है कि हम कहीं भी सेटल हो जाएं, हमें एक जॉब मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। हाँ सर, थोड़ा घर से भी प्रेशराइज तो हैं और एज भी अभी इतनी हो चुकी है कि अपन को मतलब
जॉब पे मतलब जॉब मिले और मतलब सेटल हो जाए हम। मध्य प्रदेश में 5 साल बाद 6,755 पटवारी के पदों के लिए वैकेंसी आई है। 12,79,000 आवेदन आ गए हैं। 4 लाख से ज्यादा आवेदक वो हैं जो न्यूनतम योग्यता यानी स्नातक से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पीएचडी धारी 1,000, इंजीनियरिंग के 85,000, एमबीए के 1 लाख और स्नातकोत्तर के 1,80,000 उम्मीदवारों ने पटवारी के लिए आवेदन भरा है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एमपीपीएससी में पिछले 3 साल से भर्ती कोर्ट कचहरी में खड़ी है। जिन लोगों ने 12, 13, 14 में तैयारी शुरू की थी, आखिरी अच्छी परीक्षाएं 17, 18 में हुई हैं। तो थोड़े बहुत 17, 18 में भी जो लोग सेलेक्ट हुए होंगे पूरे मध्य प्रदेश में, हो सकता है कि 1000 लोग सेलेक्ट हुए हों। उसके बाद से जो लोग उस समय बच गए वो कोविड के टाइम तक ज़्यादातर हिम्मत हार के चले गए। पर ऐसे हैं जिनमें पेशेंस है या जिनके घर वाले अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग लगे हुए हैं। हर साल जब कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो समझ लीजिए हर साल लगभग लाख बच्चे फिर से कंपटीशन की दुनिया में आ जाते हैं। तो लाखों बच्चे हर साल ऐड हो रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उतने ही बच्चे हर साल निराश होकर के वापस चले जा रहे हैं। अब ऑप्शन यहाँ प्राइवेट नौकरी का है नहीं है, तो सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हो सकता है कि लोग कोशिश करते रहें। सरकार से हजारों पद पर लाखों उम्मीदवार के सवाल पूछो तो वो अपने गुणगान करने लगती है। विपक्ष सवाल पूछता है। अलग अलग पद निकाले जा रहे हैं, शिक्षकों के हों, पुलिस के हों, पटवारी के हों, सभी विभागों के। एक तरफ शासकीय नौकरियों में भर्तियों के माध्यम से रोजगार, दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजनाओं में जिसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अनेकों योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत रोजगार, तीसरे निवेश लाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम ये लगातार मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब एक पटवारी का एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, परीक्षा आयोजित की जा रही है, कुछ हज़ार वैकेंसी हैं, लेकिन लाखों की संख्या में लगभग 12-13 लाख लोगों ने अभ्यर्थी उसके लिए गए हैं परीक्षा देने के लिए। ये बताता है कि कितनी बड़ी परेशानी बेरोज़गारी बन चुकी है और वो भी ओवर क्वालिफाइड लोग हैं। जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन उनके पास है, लेकिन उनके पास कहीं रोज़गार नहीं है। इससे पहले ही मध्य प्रदेश में हमने देखा था ग्वालियर शहर के अंदर जब एक चपरासी की वैकेंसीज निकाली गई थी अदालतों में और दूसरे कार्यालयों में, तो पीएचडी तक लोग जो थे वो आके उसका परीक्षा देने मजबूर हुए थे। तो ये दिखाता है कि शिवराज सरकार, बीजेपी की सरकार रोज़गार देने के मोर्चे पे पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। 2022 में मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 5,51,000 बेरोजगार बढ़ गए थे। 2020 तक रोजगार कार्यालय में 24,72,000 पंजीकृत बेरोजगार थे। 2021 तक ये तादाद 30,23,000 की हो गई थी। इस दफ्तर का निर्माण मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए हुआ था, लेकिन पिछले 10 सालों में सिर्फ इसका नाम बदला है। व्यापम से पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और अब कर्मचारी चयन मंडल। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की किस्मत नहीं, और शायद इसलिए लगभग हर 70वां बेरोजगार पटवारी की परीक्षा में बैठ रहा है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और रुपेश के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। फीडबैक यूनिट बनाने के मामले में ये मंजूरी दी गई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। उपराज्यपाल ने मंजूरी के लिए मामला गृह मंत्रालय को भेज दिया था। गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच की मंजूरी दी है। और आपको बता दें, इस पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लिखा है कि अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कार इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे। शिवसेना का नाम निशान चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को दिए जाने के मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
लेकिन चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव चिन्ह मामले में सुनवाई अब करेगा। साथ ही कोर्ट ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दोनों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने बैंक खाते और प्रॉपर्टी टेकओवर करने पर रोक नहीं लगाई। उद्धव गुट चाहता था कि इन सब पर रोक लगाई जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को अभी के लिए राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है, यानी कि शिवसेना और धनुष बाण दोनों फिलहाल शिंदे गुट के पास ही रहेंगे। ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा उद्धव गुट को जो टॉर्च और मशाल वाले चुनाव चिन्ह दिया गया था वो आगे भी जारी रह सकता है। और आपको अब ब्रेक के बाद आगे ले चलेंगे। देश में दुनिया का सबसे ऊंची जमीन पर झील पर हाफ मैराथन कहां पर हो रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, दिखाएंगे आपको। देश की बात में अब बात हम लद्दाख की करते हैं। लद्दाख ने जमीन पर हुई पैंगोंग झील में हाफ मैराथन का आयोजन करके इतिहास रच दिया है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर हाफ मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है। इसमें काफ़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। बर्फ के ऊपर दौड़ना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इसमें भाग लेने वाले थोड़ा संभल कर भागते नजर आए। और लद्दाख से नई तस्वीरों के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।